नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 10 दिसंबर की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको इस तरह के लगातार वीडियोज मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है कि सीरिया के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए हैं। क्या वजह थी कि उनको अपना देश छोड़ना पड़ा और सीरिया को इतने समय से ये गवर्न कर रहे थे, अचानक क्या हुआ कि ये अभी अज्ञात स्थान पे चले गए हैं, उस राष्ट्रपति का नाम क्या है सीरिया के, इन सभी चीजों से रिलेटेड आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को इसी क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ सीरिया फॉर द लास्ट 24 ईयर्स। तो देखिए, पिछले 24 सालों से सीरिया के राष्ट्रपति थे। Who fled the country after rebel forces to control in दिसंबर 2024। तो दिसंबर के पहले सप्ताह में जो विद्रोही या फिर कह सकते हो कि जो उपद्रवी फोर्सेस थी, जिनको अमेरिका जैसे कुछ देश आतंकवादी के रूप में भी रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उन सभी उपद्रवी फोर्सेस के नियंत्रण में आ गया है सीरिया की कैपिटल। और इस वजह से जो सीरिया के 24 साल से राष्ट्रपति थे वो देश छोड़कर भाग गए हैं। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उनका नाम बताइए। तो नाम बिल्कुल याद रखिएगा, बशर अल असद दोस्तों। अब बशर अल असद जो देश छोड़कर भागे हैं, तो अब वहां की जो वर्तमान में जो सरकार थी और उसके जो प्रधानमंत्री थे, क्या नाम था उनका? मोहम्मद गाजी। ये जो मोहम्मद गाजी हैं दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल विद्रोहियों को सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण सुनिश्चित करने का जो प्रपोजल है उसको पेश कर दिया है। ये कहे कि जब हमारे राष्ट्रपति ही देश छोड़कर भाग गए तो अब हम क्या कर सकते हैं, यानी जो विद्रोही लोग हैं वो अपनी सरकार यहाँ पे बना सकते हैं दोस्तों। अब सीरिया में पूरा का पूरा कंट्रोल किस विद्रोही संगठन का हुआ है ये भी आप जान लीजिए। इस संगठन का नाम है हयात तहरीर अल शाम, शॉर्ट फॉर्म में HTS बोला जा रहा है दोस्तों। तो ये वो संगठन है जिसने पूरा का पूरा सीरिया की जो कैपिटल दमिश्क है उस पर कब्जा कर लिया और वहां के राष्ट्रपति, एक बार फिर से नाम याद रखिएगा, बशर अल असद को वहां से भगा दिया है दोस्तों। अब इस जो आतंकवादी संगठन या उपद्रवी संगठन है, इसका नेता कौन है? तो बिल्कुल इसके नेता का यहाँ पर इमेज लगा हुआ है, बिल्कुल नाम याद रखिएगा, बहुत बार इससे आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन। अबू मोहम्मद अल जुलानी। तो ये जो अबू मोहम्मद अल जुलानी है, ये इस हयात तहरीर अल शाम, जो जिसको हम तहरीर अल शाम भी कह सकते हैं, इस उपद्रवी संगठन के सबसे बड़े नेता हैं। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये सीरिया की सरकार को चलाते हुए देखे जाएंगे दोस्तों। अब सीरिया के लोकेशन की अगर बात करें तो सीरिया एक मिडिल ईस्ट कंट्री है और इसके आसपास जितने भी कंट्रीज हैं वो सारे मुस्लिम कंट्रीज हैं। ये भी एक मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है। जैसे देख लीजिए यहाँ पे टर्की है, इसके अलावा आप देख सकते हैं इराक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सऊदी अरेबिया है, इजराइल है, इधर जॉर्डन है, तो बहुत सारे ऐसे इसके इधर आसपास आप लेबनान को देख सकते हैं। तो ये जो आपका इस यहां से मैं रेड लाइन से इसको कवर कर रहा हूं, ये है आपका सीरिया। अब सीरिया में इतनी अनसर्जेंसी या फिर अनसर्टेनिटी की स्थिति क्यों बनी है, उसका एक सबसे बड़ा जो कारण है कि सीरिया की जो पॉपुलेशन है वो मेजॉरिटी में सुन्नी मुस्लिम्स हैं। देखिए, मुस्लिमों के दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सिया मुस्लिम्स और एक होते हैं सुन्नी मुस्लिम। तो जो सिया मुस्लिम्स होते हैं वो दुनिया में बहुत कम पाए जाते हैं, स्पेशली वो सिर्फ 2-3 देशों में ही पाए जाते हैं, जिसमें कि ईरान एक बड़ा ही फेमस नाम का देश है। आप ईरान का नाम सुने होंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए, ये ईरान है, ये पूरा का पूरा जो सिया बाहुल्य वाला देश है। इसके अलावा आप यहाँ पर लेबनान को देख पा रहे होंगे, ये भी एक तरीके का सिया मुस्लिम कंट्री है। बाकी और भी जितने कंट्रीज हैं वो सारे के सारे सुन्नी मेजॉरिटी वाले हैं। तो यहाँ पर ये जो सीरिया है ये भी एक सुन्नी मेजॉरिटी वाला कंट्री है। लेकिन मामला यहां पे फंसा ये हुआ है कि पिछले 25 सालों से बशर और उससे भी 25 सालों से उनके खानदान वाले, यानी कि एक सिया मुस्लिम इन सुन्नियों पर शासन कर रहा था। तो बशर एक सिया मुस्लिम है जो सीरिया जैसे सुन्नी मुस्लिम कंट्री पे अपना अधिकार बनाए हुए हैं, वहां के राष्ट्रपति हैं, वहां की सरकार चला रहे हैं, जिससे इन सुन्नी मुसलमानों को बहुत ज्यादा नाराजगी थी। और इसीलिए ये बार बार बशर की सरकार को फेंकने के लिए, इसको खत्म करने के लिए बहुत सारे आतंकवादी संगठन समय समय पे बनाते रहे, जिसमें मैं आपको कुछ नाम बता देता हूं। ISIS नाम सुना होगा, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। आपने अलकायदा का नाम सुना होगा दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे आतंकवादी संगठन हैं जो लगातार सीरिया में एक्टिव रहे हैं और उसी अलकायदा का ही एक एक्सटेंट वर्जन या कह लीजिए अलकायदा के ही ग्रुप का एक मेंबर जिसका नाम अबू मोहम्मद अल जुलानी है, इसने एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम हयात तहरीर अल शाम है। और इसी पार्टी के संगठनों
ने या कह सकते हैं कि इसी विद्रोही संगठनों ने पूरी की पूरी बसर की सत्ता को उखाड़ फेंका है दोस्तों। तो ये पूरी न्यूज आप अच्छे से कवर करिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सीरिया का लोकेशन कहाँ है तो बिल्कुल याद रखिएगा, मिडिल ईस्ट में। इसकी कैपिटल क्या है तो इसकी कैपिटल दमिश्क है। इसके जो पड़ोसी देश हैं जो इसके साथ सीमा साझा करते हैं उनके नाम बिल्कुल याद रखिएगा। सीरिया के जो राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे हैं उनका नाम याद रखिएगा। किस उपद्रवी संगठन के द्वारा सीरिया की राजधानी या फिर कह लीजिए सरकार पर कब्जा किया गया उसका नाम याद रखिएगा। और उस उपद्रवी संगठन का नेता कौन है उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। पूरी की पूरी न्यूज से आप देखेंगे आने वाले एग्जाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन क्रिकेट काउंसिल, इसको ACC बोल रहे हैं, इन दिसंबर 2024। तो देखिए दिसंबर में 1 दिसंबर को क्या होता है कि हमारे देश के जो जय शाह हैं ये 2 जगह पे काम कर रहे थे। एक BCCI के सेक्रेटरी के रूप में भी काम कर रहे थे और ACC जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके प्रेसिडेंट के रूप में भी कार्य कर रहे थे। तो इनको इन दोनों पदों से हटाकर कहां पे ले जाया गया, ICC जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, दुनिया के में क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी संस्था, उसका चेयरमैन बना दिया गया। तो अब यहां पर जो BCCI का सेक्रेटरी पद है वो भी खाली हो गया और जो ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसका जो चेयरमैन वाला पोस्ट है वो भी खाली हो गया, क्योंकि ये दोनों काम जैसा देखते थे। अब जैसा वहां चले गए तो इन दोनों पदों पे अभी अपॉइंटमेंट कर दी गई है। तो ये बड़ी न्यूज है। एशियन क्रिकेट काउंसिल पूरे एशियाई क्रिकेट को गवर्न करती है, कंट्रोल करती है। तो उसका जो नया हेड बना है दोस्तों बिल्कुल याद रखिएगा, सम्मी सिल्वा। ये श्रीलंका क्रिकेट के हेड है। ये देखिए सम्मी सिल्वा, ये श्रीलंकन क्रिकेट के चीफ या कह सकते हो कि हेड है और इनको अब बना दिया गया है ACC यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का हेड। और दूसरी जगह एक और नाम याद रखिएगा, देवाजीत सैकिया। ये जो देवाजीत सैकिया हैं ये बन गए हैं अब BCCI के एक्टिंग सेक्रेटरी। अभी इनका परमानेंट अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है, जैसा के बाद जो पद खाली है तो उस पर एक कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रहे हैं। हो सकता है जल्द ही इनको यहाँ पे परमानेंटली रूप से बैठा दिया जाए। अगर ACC की बात करें दोस्तों तो ACC का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1983 में हुआ था एशियन क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए, और वर्तमान में इसमें कुल 30 मेंबर्स हैं। और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जो सिटी है दुबई, वहां पर। और वहीं पर अगर ICC की बात करते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट होता है 1909 में और इसका भी हेडक्वार्टर कहां पर होता है, दुबई में ही होता है। लेकिन BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है उसका हेडक्वार्टर मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA हैज अप्रूव्ड अ रेजोल्यूशन टू सेलिब्रेट विच डे एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को विश्व ध्यान दिवस या फिर वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में मनाने का जो प्रस्ताव है उसको अपने यहाँ से पास करके मंजूरी दे दी है। तो बिल्कुल याद रखिएगा वो डेट 21 दिसंबर। इसका मतलब है कि दोस्तों अब पूरी दुनिया में 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे पहले भी आप लोगों को पता होगा कि 21 जून को ही भारत सरकार के पहलों के कारण पूरी दुनिया में वर्ल्ड योगा डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे जो इंडिया की जो समृद्ध संस्कृति है उसके विरासत के रूप में योगा हो गया या फिर मेडिटेशन हो गया, ये बड़े ही मतलब कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट पहलू हैं दोस्तों। और इन दोनों पहलुओं का पूरी दुनिया में एक तरीके से बहुत तेजी से जो है कि विकास हो रहा है, क्योंकि आज की ये जो बहुत मॉडर्न दुनिया होती जा रही है, इतना सारा जो टेंशन है लोगों के पास, इन सब से बचने का जो सबसे अचूक हथियार है वो योगा और मेडिटेशन ही है दोस्तों। तो इन दोनों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को इनके प्रति लगाव बढ़ाने के लिए इन दोनों डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 जून को वर्ल्ड योगा डे तो ऑलरेडी हो ही रहा था, इस साल से यूनाइटेड नेशन ने कंफर्म कर दिया है कि अब हम लोग 21 दिसंबर को क्या मनाएंगे, बिल्कुल याद रखिएगा, वर्ल्ड मेडिटेशन डे दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु इनॉग्रेटेड द राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 इन जयपुर ऑन दिसंबर 9, 2024। तो 9 दिसंबर 2024 को जयपुर में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिल्कुल याद रखिएगा हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनके द्वारा दोस्तों।
इन्होंने जयपुर के कहां पर इसको इनॉग्रेट किया है, तो बिल्कुल याद रखिएगा जयपुर का जो एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर है वहां पर ये पूरा का पूरा जो समिट है या फिर मीटिंग है चलेगी। और इस पूरी मीटिंग के दौरान राजस्थान राज्य में अवसरों का प्रदर्शन किया जाएगा, रणनीतिक विषयगत सत्र पे बात होगी, देश सत्र की बात होगी, व्यक्तिगत व्यापारिक बैठकें होंगी और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे शामिल है, जिसके कारण बहुत तेजी से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को लेकर चीजें बदली जाएंगी और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे और ज्यादा लाया जाएगा दोस्तों। इस समय राजस्थान भारत में एक बड़े डेस्टिनेशन, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है और दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों से लेकर भारत के अन्य राज्यों की भी बड़ी बड़ी कंपनियां राजस्थान में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रही हैं दोस्तों। ये मीटिंग पूरी तरीके से राजस्थान में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। ये 3 दिनों तक पूरा का पूरा मीटिंग चलेगा या कह सकते हैं समिट चलेगा। कब से कब चलेगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वॉन द मेंस एशिया कप अंडर 19 क्रिकेट इन दिसंबर 2024? दिसंबर 2024 में पुरुष एशिया कप जो अंडर 19 वाला था इसको किस टीम ने जीता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने दोस्तों फाइनल में हमारी टीम यानी कि इंडिया को हराकर दूसरी बार जो है कि अंडर 19 एशिया कप जो ये टूर्नामेंट था इसको जीता है। अगर इस टूर्नामेंट की बात करें अंडर 19 एशिया कप की, तो इसको पहली बार 1989 में खेला गया था। इस बार जो है कि मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने इसको जीता, ये उसका दूसरा टाइटल था। किसको हराया इन्होंने, तो इंडिया को हराया। अगर यहीं पे बात करें कि अब तक सबसे ज्यादा बार मेंस अंडर 19 एशिया कप किस टीम ने जीता है, तो हमारे भारत ने जीता है, 8 बार जीता है दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड बीमा सखी योजना टू एम्पावर वुमेन फॉर विच एज्ड ग्रुप इन दिसंबर 2024? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2024 में किस आयु वर्ग की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए बीमा सखी योजना, बड़ी योजना है दोस्तों, लॉन्च कर दी गई है 9 दिसंबर को। बिल्कुल याद रखिएगा ये किसने से कितने एज वाली लड़कियों को या महिलाओं को शामिल करता है, तो बिल्कुल याद रखिएगा 18 से लेकर 70 साल की जितनी भी महिलाएं हैं वो इस योजना की एलिजिबल हैं दोस्तों। अब देखिए यहां पर समझ जाइएगा कि जो 9 दिसंबर बीता है, 9 दिसंबर को भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे उनका 2 राज्यों का दौरा था। एक तो हरियाणा गए और उसके बाद फिर वो राजस्थान गए दोस्तों। राजस्थान में उन्होंने क्या किया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया कि वहां का जो राजस्थान राइजिंग समिट है इन्वेस्टमेंट को लेकर, उसका इनॉग्रेशन किया। उसके बाद फिर वो आते हैं कहां पर, हरियाणा में, हरियाणा के पानीपत में, और वहां पर फिर ये 2 चीजों का इनॉग्रेशन करते हैं। एक LIC की बीमा सखी योजना और दूसरा महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी जो है उसका एक कैंपस या कह सकते हो कि ब्रांच वो पानीपत में इनॉग्रेट करते हैं। उसका वहां पर फाउंडेशन रखवाते हैं और अब वहां पर एक और जो है कि ब्रांच बनना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो ये दोनों बड़ी न्यूज हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय का जो परिसर है वो अब किस और राज्य में या उस राज्य के किस जिले में बनाया जा रहा है, तो बिल्कुल याद रखिएगा हरियाणा के पानीपत में। और दूसरी तरफ LIC की बीमा सखी योजना को कितने तारीख को, 9 दिसंबर को किसके द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। अगर इस बीमा सखी योजना की बात करें तो एक बार फिर से समझ जाइए कि ये कितने से कितने साल की महिलाओं को कवर करेगा, तो 18 से 70 साल की। और इसमें क्या किया जाएगा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए वित्तीय साक्षरता और बीमा जागरूकता, इन सबसे रिलेटेड चीजों को आम जनता तक पहुंचाने के लिए इन बीमा सखियों को 3 वर्ष तक प्रशिक्षण दिया जाएगा और इन 3 वर्षों तक इनको फाइनेंशियल मदद भी दी जाएगी दोस्तों। पहले साल इनको 7,000 रुपए दिया जाएगा, ट्रेनिंग के साथ फ्री में 7,000 रुपया भी दिया जाएगा। दूसरे साल 6,000 रुपया दिया जाएगा और फिर 5,000 रुपया दिया जाएगा लास्ट साल। तो सरकार इन बीमा सखियों को इतना पैसा देगी, साथ ही इनको ट्रेंड करेगी ताकि वो अपने गांव समाज में या फिर अन्य जगहों पर जो और महिलाएं हैं उनको बीमा के फायदे, बीमा से होने वाली जो सुरक्षा है जीवन की, उन सब चीज़ों से जागरूक कर सके दोस्तों।
इसके बाद जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो LIC में एज एजेंट के रूप में ये कार्य कर सकती हैं। जो मैट्रिक पास महिलाएं होंगी और जो ग्रेजुएट महिलाएं होंगी उनको यहाँ पर विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। दोस्तों आज के सेशन की पूरी जो PDF है आपको रेडियन गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स अपडेट के लिए रेडियन गुरुकुल यूट्यूब के साथ जुड़ जाइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों।